मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज की पोस्ट उस रिश्ते को है जो बहुत प्यारा सा पति पत्नी का होता है। कदम जिंदगी में रखे ही नहीं और वहीं छोटी छोटी बातों को लेकर समस्याएं पैदा हो जाती हैं और फिर कोर्ट में जब तलाक के लिए मामला पहुंचता है या अदालत में, पुलिस में या महिला आयोग में, तो ऐसे गंभीर आरोप लड़के पर लगा दिए जाते हैं कि वह नपुंसक है, इससे तो कुछ होता ही नहीं। इतना गंभीर आरोप यह भी किसी वृद्ध या वयस्क महिला द्वारा नहीं, 20 वर्ष की युवती जब लगाती है तो प्रश्न स्वाभाविक है कि उसके पीछे क्या है। पता चलता है छानबीन पर कि उसके तलाक को आसान बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे, आसानी से तलाक के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। जब यह समस्या आती है तो यह हमारे लिए समाज के चुनौती बन जाती है। जिस पति का हमने वरण किया था अपने सुख दुख और लंबे समय के लिए कि जिंदगी भर हम 7 फेरों के साथ 7 युगों तक साथ निभाएंगे, वहाँ हम उसे कटघरे में रख देते हैं। पुलिस के, परिवार अदालत के, महिला आयोग के और इतनी मान मर्यादाओं को तार तार करते हुए ऐसे आरोप लगा देते हैं अपनी माँ, पिता, भाई, भाभी के साथ। जो भावनाओं का रिश्ता है हम उसे शरीर से जोड़कर कह देते हैं कि वह तो नपुंसक है। 20 वर्ष की अवस्था में जब यह बात सुनने को मिले तो फिर वह व्यक्ति जो उसके साथ भावनाओं से जुड़ने वाला था, क्या वो जिंदगी में कभी जुड़ पाएगा? अगर कोई सामाजिक संगठन या पुलिस भी उनका समझौता करा दे, आप खुद ही सोचिए, जिस पर आपने इतना गंदा आरोप लगा दिया, अगर मान लीजिए कहीं सत्यता होती भी तो बीमार होने पर, फीवर होने पर क्या उसका इलाज नहीं होता? एक युवती इतनी व्यस्तता से और बेबाकी से अपने भाई बहनों के साथ जब ये बात बोलती है तो वास्तव में एक गंभीर चुनौती मान मर्यादाओं के लिए भी और समाज के लिए भी खड़ी होती है कि यह परिवार जो संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदले और अब एकल परिवार के लिए इस हद तक लड़ाई, अलग रहने के लिए लड़ाई। मैं बता रही हूँ इस पोस्ट में कि उसने ऐसा क्यों कहा। 1 या 2 नहीं, ऐसे तमाम केस हो सकते हैं। ये मैं महिला आयोग के एक केस से शुरुआत करते हुए आपको उदाहरण दे रही हूँ। इसमें आप देखना कि ऐसा नहीं है, कानून सभी के लिए समकक्ष है, लेकिन मान मर्यादा के साथ रिश्तों को समझें। आज की चर्चा है तलाक को लेकर। आमतौर पर तलाक ज़्यादातर अगर परसेंटेज देखें तो लड़कों की तरफ से देखी गई है, लेकिन जब लड़की तलाक मांगती है तो उसमें किस किस तरीके के आरोप लड़के पर लगते हैं, किन परिस्थितियों में लगते हैं। और मैं एक सेंटेंस से यहाँ शुरुआत करती हूँ कि इससे तो कुछ नहीं होता। पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आया था। महिला आयोग का दफ्तर था और वहाँ बतौर पत्रकार मैं वहाँ पहुँची थी और सामने एक केस आया था, लगभग 20-21 साल की या इससे भी कम ही होगी मुझे लगता है, और इतनी ही कम उम्र का लड़का। महिला आयोग की जो अध्यक्षा थी, मित्रवत और पत्रकार होने के नाते तो हम लोग आपस में चर्चा करते थे तमाम ऐसे केसेस पर वहाँ बैठ करके। तो उस लड़की ने सभी के बीच में कहा, इससे तो कुछ नहीं होता, मुझे तलाक चाहिए। पहले कुछ देर तक मैं चुप रही और घटना से ही शुरुआत कर रही हूँ। वैसे इसका मुद्दा है कि हम किस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं तलाक के लिए। मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन हम ऐसे गंभीर आरोप लगा देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किस हद तक चले जाते हैं और तलाक के लिए क्या क्या हथकंडे लोग अपनाते हैं, क्योंकि कानून ने तो सुविधाएं दी हैं आपको तमाम तरह की, लेकिन जब उनका मिसयूज हो जाए तो वह स्थिति खतरनाक हो जाती है, लड़का हो या लड़की। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं जब पत्नी लड़के को यानी कि दूल्हा पक्ष को तलाक मांगती है
तो किन परिस्थितियों में मांगती हैं, क्या क्या होता है, किस तरह के गंदे और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि लड़का या उसके घर के पक्ष वाले लोग आंख उठाने के काबिल भी ना रहें समाज में, जबकि सत्यता कुछ और होती है। क्या आप भी इस दर्द से गुजरे हैं? गंभीर कि आपने बहुत खुशियों से दूल्हा दुल्हन बने, आपका एक सुंदर परिवार होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके घर में छमछम दुल्हन आएगी और आपका पूरा घर संसार सुखी होगा। लेकिन हुआ कुछ विपरीत। कुछ दिनों आपने चलाए, महीनों चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल भी चला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं खटास बढ़ती हुई और कलेश महिला आयोग, पुलिस थाना, महिला थाना, सामाजिक संगठन, महिला संगठन, इस तरीके की चीज़ें, क्या आप इस दर्द से गुजरे हैं? अगर गुजरे हैं या फिर आपके आसपास ऐसी घटनाएं हैं परिचितों की, तो यह पोस्ट आपके लिए। क्योंकि समाज में जब भी कोई समस्या होती है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि वह मेल है या फीमेल है। कानून सभी के लिए बराबर है। कानून अंधा नहीं होता। कानून को इस्तेमाल करने वाले अंधे हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं, या कहीं कुछ तमाम समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कानून जब बनता है तो एक सार्वभौमिक कानून होता है। सार्वभौमिक, अगर आपने राजनीति पढ़ी है या समाज शास्त्र पढ़ा है या संविधान पढ़ा है, तो एक वर्ड होता है सार्वभौमिक, सभी के लिए जो कानून बनता है। तो जब कानून सबके लिए बना है, तो आज हम फोकस कर रहे हैं कि किन किन आधार पर अक्सर तलाक होता है। तो ये तो कानून में निर्दिष्ट है। अगर आप अधिनियम 1955 में जाएं तो आप देखेंगे उसमें तमाम प्रावधान दिए गए हैं किस किस बेस पर तलाक लिया जा सकता है पति पत्नी को, जैसे प्रताड़ना, उत्पीड़न, इस पर हो सकता है। शारीरिक कोई विकृति जैसे कुष्ठ रोग या फिर यौन समस्या से संबंधित ऐसे समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मारपीट ये भी हो सकता है, और एक से बढ़कर एक, या फिर अप्राकृतिक शारीरिक संबंध जानवरों से या किसी भी तरह से, या फिर विपरीत, जिसे गुदामैथुन जैसे भी शब्द दिए गए हैं कानून में। तो इस तरीके के अप्राकृतिक, उसमें भी महिला या इस तरीके की वो क्लेम कर सकती हैं। और प्रताड़ना तो है ही मुख्य, इसमें तमाम क्लोज दिए गए हैं, एक या दो नहीं। तो मोटे तौर पर जब हम बात करते हैं तो चरित्र पर भी लगाते हैं, या फिर शादीशुदा होते हुए दूसरों से संबंध बनाना, या फिर पति ही बलात्कार करे, ये भी इसमें एक नियम है। तो जब इस तरीके के अधिनियम दिए गए हैं तो बेसिक आम तौर पर जो आरोप लगते हैं वो ये लगता है कि उत्पीड़न का, दहेज का, मारपीट का, आर्थिक समस्या का भी होता है कई बार, या घर वालों द्वारा प्रताड़ित करने का भी होता है। प्रताड़ना में काफ़ी क्लोजेज आ जाते हैं। और जब इन समस्याओं के बारे में सत्यता कितनी होती है, या फिर किसी और से गैर संबंध बनाना, हालांकि वो कानून के दायरे में अपराध नहीं रहा, अब पहले था इस तरीके का, किसी और से शादी करके वो अपराध के दायरे में अब नहीं रहा है। ये बदलते रहते हैं रूल्स समय के साथ, परिवेश के साथ। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं महिला आयोग की, कि कम सी उम्र की लड़की और उसके साथ घर वाले, माँ, बाप, पिता और ससुराल पक्ष के भी लोग बैठे हुए थे। लड़की सपाट, जब उससे पूछा जाता है कि आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं,
मोटे तौर पर क्या समस्या है, तो पहला ही शब्द था उसका, इससे तो कुछ नहीं होता। मैंने महिला आयोग की अध्यक्षा की तरफ देखा तो उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा भाई काम नहीं होता, आम तौर पर आर्थिक कोई तंगी हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी एक समस्या है कि वो शारीरिक रूप से इससे कुछ नहीं होता फिजिकली। लड़के की हालत मतलब सबके सामने जैसे कपड़े पहने हुए भी आदमी नंगा हो जाए, किसी के साथ ऐसा आरोप आप लगाएं, वो भी कितनी कम सी उम्र में। आरोप इसलिए कि जब तक आपने सिद्ध नहीं किया वो आरोप है। कानून में, अधिनियम में तो आपको अधिकार मिल गया किसी तरह का, लेकिन उसको साबित भी करना पड़ता है। लेकिन समस्या यहाँ ये नहीं थी कि अभी उनकी शादी की शुरुआत ही थी, उनको मात्र कुछ महीने बीते थे, साल भर भी पूरा नहीं हुआ था। अगर कोई आदमी बीमार होता है तो ये पक्ष हमने उठाया, महिला आयोग ने और मैंने स्वयं भी, कि अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो घर का कोई सदस्य हो या उस जगह पति ना होकर पत्नी बीमार हो, तो क्या हम तलाक के लिए अर्जी दे देते हैं? पहले हम उसे ठीक कराने की बात करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में परिवार एक सुंदर इकाई है और ख़ास तौर से महिला तो उसकी संचालक है, ममतामयी है, स्नेहमयी है। पति हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, सबके लिए वो अपने प्यार से, धैर्य के साथ काम लेती है, कर्मठता से सेवा करती है, खाना बनाती है और हर सुख दुख में सहभागी होती है। भावनाओं के आदान प्रदान से लेकर शारीरिक फिजिकल इंटरेक्शन तक हर जगह उसका बराबर का योगदान होता है। तो उस योगदान में अगर आप किसी पर 10 लोगों के बीच में बिना हिचकिचाए आरोप लगा रहे हैं, तो यही आरोप आप पर भी अगर उल्टे में तो लगेगा जब मामला कोर्ट में जाएगा। अभी निचले है, महिला संगठन में है, वो बात कर लेंगी, समझाएंगी, जो निचले लेवल पर कंसल्टेंट होती हैं वो समझाएंगी, आपकी बातें समझेंगी। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है और आपको फिर मेडिकली आप सच्चे बनाएं, झूठे बनाएं, ये तो सब बात की चीज़ है, वहाँ तो सबूत मांगता है। लेकिन जब आप प्राइमरी इन चीज़ों में जाते हैं तो उनसे मतलब हमने पूछा कि अभी आपकी उम्र कितनी है, तो उसने बहुत कम उम्र बताई, शादी के लिए ज़्यादा महीने नहीं हुए थे। तो मन में एक सपाट प्रश्न आया जो मैंने उससे पूछ ही डाला कि ये रिश्ता इतना आत्मीय होता है, इतना क्लोज होता है, और जब फिजिकल की बात करें तो इतना अंतरंग होता है कि कोई तीसरा तो उसमें किसी का स्थान ही नहीं होता। वहाँ पे ना बच्चा भी नहीं होता। आप 10 लोगों के बीच में आपने अगर ये आरोप लगाया है तो मैं जानना चाहती हूँ, सच में मेरा यही बिल्कुल स्टाइल था कि मैं सच में जानना चाहती हूँ क्या यही बात है। अगर यही बात है तो क्या आपने डॉक्टर का परामर्श लिया? अगर है, क्योंकि हमें दोनों पक्ष सुनने हैं, हम किसी एक की दलील के लिए नहीं बैठे, हमें दोनों की ही सुनना है। हमने दोनों का सुना भी। तो उस समय वो लड़की के जो तेवर थे वो एकदम से बदल गए। नहीं, हम क्यों दिखाएं? मैंने कहा क्यों भाई, शादी हुई है, अगर तुम बीमार पड़ोगी, फीवर होगा तो ये नहीं दिखाएंगे क्या? नहीं, मुझे तलाक चाहिए। उनका चलिए ठीक है, तलाक तो जब म्यूचुअली मिल जाएगा। अगर लड़के की इतनी इंसल्ट हो रही है तो शायद लड़के की तरफ हमने इशारा करके शायद पता नहीं वो भी आपको ज़िंदगी में रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। 20 लोगों के बारे में के सामने ये बात आ चुकी है तो उसको तो एक आघात लग चुका है, वो ठीक भी होगा तो शायद आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और इतनी कम उम्र में ये सब सोचना, जब गाड़ी की पहिया शुरू हुआ भी नहीं है ठीक से, तो क्या ये उचित है? और मैं जानना चाहती हूँ सत्यता के बारे में। पेरेंट्स बैठे हुए थे, अचानक बीच में बोले, हमने इस लड़के से कितनी बार कहा अलग रह ले, उस भीड़ भाड़ में रखता है अपने माँ बाप के साथ, नंद के साथ। तो मैंने दूसरी तरफ देखा तो उन्होंने कहा हाँ, असली मुद्दा यही है, ये मुझ पर गलत आरोप लगा रही है मैम, मैं किसी के सामने बोलने काबिल भी नहीं रहा। आप बताइए, जब ये मामला पुलिस में
जाए, संगठन में जाए, मैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर में, अपने बहन के सामने क्या क्या मैं आंखें उठा पाऊँगा। तो एज ए मतलब जर्नलिस्ट हम सोचते हैं और बुद्धिजीवी कि नहीं, दोनों ही बच्चे हैं, वो ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, उनका बात करके समझाने की कोशिश तो होनी चाहिए। तो हमने पूछा कि समस्या क्या है। कह रहे समस्या ये है, ये हमेशा कहती है कि मुझे मकान लेकर ख़रीद कर दो, नहीं लोगे तो मुझे तलाक चाहिए। और उसके माँ बाप बार बार बीच में लड़ने भिड़ने आ जाते हैं। मैं इतना तो अमीर नहीं, अभी मेरी पक्की नौकरी भी नहीं लगी है, छोटी सी। मैं ठीक है, ये अच्छे से रहती तो मैं ये सब भी जुटाता ही, लेकिन अब तो आप देख ही लीजिए कि क्या हालत है। फिर दूसरी लड़की के पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारी लड़की इसलिए नहीं गई शादी करके कि उसे 4 दिन का सुख ना मिले, नंदों के साथ रहे, ससुराल के साथ रहे, उनका इंटरफेरेंस रहे हर वक्त। तो हमने कहा कि भाई अगर आपका बेटा हो इस जगह तो समय लगता है, आदमी की पता नहीं उम्र बीत जाती है और घर नहीं हो पाता। महंगाई का दौर है, तो ऐसे में क्या आप लोग ये मिल बैठकर बात नहीं कर सकते थे? तो दोनों ही के तेवर अलग अलग थे। उनका कहना था कि ये बहू कभी यह नहीं सोचती कि बहू की तरह रहे, बेटी की तरह रहे। इसकी हालत यह है कि ये हमारे बच्चे के साथ बदतमीजियाँ करती है, आंखें तरेरती है, गुस्सा करती है। समझाने की बात करूँ तो कहती है मैं तलाक ले लूँगी, कोर्ट में चली जाऊँगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। और कहती है कानून बहुत बने हैं हम लोगों के लिए। दूसरी तरफ देखा तो उन्होंने कहा हाँ कानून तो बने हैं, हम क्या अपना हक नहीं लेंगे? हम क्या हक लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आपका हक तो लेंगी। आपको खर्चा भी चाहिए, तलाक के बाद आपको ज्वेलरी चाहिए, जो शादी में लगा वो सब कुछ भी चाहिए। अगर आपके कंसल्टेंट, परिवार अदालत, कोर्ट, पुलिस, जहाँ भी आपका समझौता होगा वो तो श्योर दिलवाएंगे, लेकिन क्या आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं? सबसे पहले मैंने पूछा क्या आप इनके साथ रहना चाहती हो? हाँ, अगर ये मकान ले लेगा तो मैं रहना चाहूँगी। सब लोग देखने लगे उसकी तरफ अचानक से। तो हमने पूछा फिर कैसे काम चलेगा आपका, जो आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है उसके शरीर पर, और उसको आपने सीधे सीधे कह दिया कि वो तो नामर्द है, वो तो नपुंसक है, आप इससे तो कुछ होता ही नहीं। एक छोटी सी बच्ची 10 लोगों के बीच में, अपने माँ पिता के बीच में अगर ऐसी बात कह रही है तो आप सोचिए कि आपके घर परिवार वालों को क्या ये बातें नागवार नहीं गुजरेंगी? आप उनसे ये बात कह सकती थी कि इलाज की ज़रूरत है या मकान की ज़रूरत है। कानूनों का मिसयूज़ क्या उचित है? अगर आपका कोई परीक्षण कराया जाए और आप इस जगह हो तो ये उचित तो नहीं होगा। फिर पुलिस आपसे सख्ती से बात करेगी, महिला संगठन करेंगी, अदालत करेंगी, और दोनों ही पक्ष से करेंगे, क्योंकि कानून के लिए दोनों समकक्ष हैं। कानून के लिए अधिनियम 1955 बना है या 498 बनी है, तो एक के लिए नहीं बनी। इसलिए हम कानूनों का सोच समझ कर हम कानूनों का मिसयूज़ ना करें। जब भी हम कानूनों का सहारा लेंगे, महिला संगठन का लेंगे, पुलिस का लेंगे या किसी तीसरे का लेंगे, तो समझ लीजिए आपके रिश्ते में दरार आ ही गई। क्योंकि बहुत प्यारा रिश्ता है पति पत्नी का। पति पत्नी का रिश्ता इतना सेंटिमेंटल रिश्ता है, भावनाओं का है, एक हल्के से देखने भर का है। आप पानी पानी हो जाएं, शर्मा जाएं, लजा जाएं, और आप इस उम्र में अगर ऐसे आरोप, क्या आपने सोचा? तो उसने बताया, उसको यही सलाह दी गई होगी तुम्हें आसानी से मिल जाएगा तलाक, क्योंकि तलाक लेने देने वाले जब इस तरीके की बात करते हैं तो ऐसे सुझाव, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है, कानून सबूत मांगता है, कोर्ट सबूत मांगती है, लेकिन आपके लिए तो सबूत आपका पति है, आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। आप घर वालों को नहीं पचा पा रहे, क्योंकि वो आपके उठने बैठने, गुस्से पर, और खाना भी वो खिला रहे हैं, उनके पास, लड़के के पास अकेला नहीं है, खाने की व्यवस्था माँ बाप कर रहे हैं, आपके रहने की कर रहे हैं, और आप उनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं।
तो अफसोसजनक हो जाता है। इस जगह आप कहेंगे कि आपने लड़के का फेवर लिया। नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, तो मुझे महिला पक्ष का फेवर लेना है, यह तो गलत है। हमें तो कानून के दायरे में बात करनी है। दोनों ही बराबर हैं। दोनों पक्ष को सामने क्यों बैठाया? आप ही से पूछा गया कि आपने ये आरोप गलत सिद्ध कर दिया ना, जैसे ही आपने साथ रहने की बात की। और अगर आप कहें कि नहीं, वो वास्तव में बीमार है, आप अपने को प्रूव करना चाहो, तो फिर क्या उसके मकान के लालच के लिए आप रहेंगे? यहाँ भी आप गलत हो जाएंगे। इसलिए कुछ सोचना होगा जब भी आप घर से कदम निकालें। तो हमारी भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी उस समय जब वो दोनों जंगल में गए थे, दोनों भाई भाई। क्योंकि एक महिला का एक दायरा होता है, पुरुष का भी होता है, अलग अलग बात कर रही हूँ जब, क्योंकि हमें वहाँ पर सुरक्षा का भी ज्ञान है ना, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, फीलिंग्स की सुरक्षा, घर में मान मर्यादाओं की और शब्दों की सुरक्षा। आप पार्लियामेंट में भी अगर बैठें, वहाँ भी अपार्लियामेंट्री वर्ड्स नहीं बोले जा सकते, और जो बोलता है वो पूरे पार्लियामेंट में, तो आपने देखा है कि वो धुलता है। उसको कौन धोता है? जनता, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। तो जब भी हम कोई बात करें, किसी को गाली दें, किसी पर आरोप लगाएं, तो अपार्लियामेंट्री शब्द ना इस्तेमाल करें किसी के बारे में, किसी के शरीर के बारे में, किसी की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, किसी को नीचा गिराने, इस हद तक गिरा देना कि आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मैं सिर्फ पत्नियों की तरफ से बात कर रही हूँ। पति की तरफ हम नेक्स्ट में लेंगे ये चर्चा। तो तमाम ऐसे केस हैं। तो मैंने देखा कि ऐसे ही केस नहीं आते, इस तरह के और भी आते हैं। और कानून जिनके हाथों में है, दुखद यह है कि वो भी इस समस्या से नहीं छूटते। मेरे पास 2 केस पर्सनली खुद आए थे, मतलब क्योंकि अच्छे से समझाना, किसी ने बोला होगा मीना कौशिक अच्छे से समझाती हैं, तो किसी ने फ़ोन किया मुझे, वो पुलिस वाली थी, इंस्पेक्टर थी लड़की, और ये केस था यूपी के से, और मुझे किसी ने रेफ़र किया था, और उसका पति भी इंस्पेक्टर। तो उसने कहा, मैंने बोला सीधे सीधे, इंस्पेक्टर हो, सच बताओ क्या चाहती हो? मतलब पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई, वो भी कानून समझती है, मुझे मालूम है, उसके पास भी केसेस आते हैं। आप क्या चाहती हो? मैम अब तो बहुत कुछ हो चुका, अब तो मैं कुछ नहीं चाहती, बहुत बहसबाजी हो चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब तो मैं ये चाहती हूँ जो पैसा मिलना है समझौता, वो मुझे 10-5 लाख रुपए मिल जाए। यानी यहाँ भी प्रलोभन, पैसा मिल जाए, दोनों कमा रहे हैं। हमारे लेने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति भी हो सकती थी, प्यार, स्नेह, दुलार, परिवार को बांध कर रखना। हम इंस्पेक्टर हैं तो पहले इंसान हैं, और जब पहले इंसान हैं तो हमने घर नहीं संभाला, तो हम दूसरों को क्या संभाल पाएंगे, क्या जस्टिस कर पाएंगे? हम खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, खुद के साथ नहीं कर रहे, जिससे आपका परिवार चलना है। इनका सच सच बताओ क्या बात है? मैम वो कहता है कि आप न महीने में 10 दिन भी नहीं देती, 5 दिन भी नहीं देती, घर में परिवार कैसे छूटेगा? तुम्हारी ड्यूटी इस शहर में, मेरी ड्यूटी इस शहर में, छुट्टी लेने के लिए बोलते हैं, त्योहार तक पर नहीं आती। तो मैंने कहा इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको तो पता है पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है, छुट्टी नहीं मिलेगी तो हमें यही तो हमने कहा ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा, दोनों का सेम, क्योंकि उनके साथ भी यही होगा। तो दोनों के रिश्ते में कहीं तो दरार आई होगी। हाँ, वो आरोप भी लगाते हैं मेरे चरित्र पर, और मैंने कहा आप? तो कहने लगी मैं भी लगाती हूँ, मुझे भी शक है, वो किसी और लड़की के साथ रहता है। वो फट से बोली वो किसी और से शादी करना चाहता है। हमने फटाफट फ़ोन लगा दिया, बिना बताए नंबर ले लिया था। हाँ भाई तुम क्या चाहते हो? मैम मैं क्या चाहता हूँ, मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पर आरोप लगाती है, तेरे तो दूसरों से संबंध है, गंदा मंदा बोलती है, मेरे परिवार वालों को गंदा बोलती है,
आप बताइए, दोनों इंस्पेक्टर रैंक पर क्या हम इसलिए बने हैं, इसलिए हमने सोचा बेहतर है कि तलाक ही हो जाए। किसने अप्लाई किया तलाक के लिए, किसने नहीं, ये छोड़ दीजिए। अब ये समझौता चाहती है। जब मैं समझौता करना चाहता था तब सबके सामने बैठ करके, कानून के सामने, तो इसने कहा मुझे समझौता नहीं करना, मुझे इसके साथ रहना है। और जब हम कहते हैं साथ रहना है तो कहती है नहीं मुझे पैसा चाहिए। तो ये टॉर्चर करना, तंग करना। हमने उस लड़की से पूछा, लड़की कहती है मैं उस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगी, ये झूठ बोलते हैं, ये उससे संबंध है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हम कहीं समझौता करना भूल गए हैं, क्योंकि दोनों की सर्विस ऐसी है सच में कि कई बार छुट्टियां नहीं मिलेंगी तो हम उसमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। तू इसके साथ गया होगा, तू इसके साथ गई होगी, या फिर नहीं बीत रही है एक दूसरे के साथ, तो फिर हम अपने पैसे की गठरी बांध लेना चाहें, दबाव डालें तरह तरह के। अगर हम महिला हैं तो हमें कानून में थोड़ा ज़्यादा फेवर मिलता है, तो हम उसका भी मार कुटाई की व्यवस्था भी कराएं मिलकर। तो ये सारी चीज़ें एक समाज के लिए चुनौती बन जाती हैं, ऐसी चीज़ें। और एक अन्य केस हमारे सामने आया, तो वो केस और भी थोड़ा सा दर्दनाक था। मतलब उसमें तो हालत यह कि मार पिटाई, कि लड़के को घर बुलाया समझौता करने के लिए, और घर बुलाकर उसकी अच्छी सी धुलाई कर दी। और धुलाई करने के बाद जब पंचायत बैठती है तो पीछे मुकर गए, हमने कुछ नहीं मारा, इसने हाथ लड़की पर चलाया था और हमें तो तलाक चाहिए। लड़की से पूछते हैं, लड़की कहती है मुझे तलाक नहीं चाहिए। मतलब दोनों तरफ उसको पूछने पर कुछ और अर्जी कुछ और। वो खुद ही मतलब ओहा पोह में होते हैं कि हमें ये नहीं मालूम व्हाट टू डू। उनको नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यस और नो के बीच में जब आदमी होता है तो मुश्किल आ जाती है। ऐसे में मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके ग्रह खराब हों, ग्रह खराब तो हमारे कर्मों से हो जाते हैं, हमारे खास तौर से व्यवहार से होते हैं। हम एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो उनका केस अभी तक भी उल्टा हुआ है, मार का पीट का। और एक अन्य केस बताती हूँ आपको, उसमें तलाक हो गया, म्यूचुअली मान लिया उन्होंने महिला संगठनों के जरिए। पैसा लड़के के पास नहीं था, उससे कहा गया तुम्हें 10 लाख देना, तो उसने कहा मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा। मतलब वो कर्जदार हो गया, जिससे शादी की थी उसने, वो उसका कर्जदार हो गया। उसने कहा कि जब 24 घंटे का कलेश है, ये मर जाएगी तो हम सब जेल में चले जाएंगे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पूरा परिवार, तो बेहतर है ये जो चाहती है हम वही कर देंगे। पैसा कहाँ से लाओगी, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो भी कमाता रहूँगा मैं उसको देता रहूँगा, जितना भी आएगा ईमानदारी से देता रहूँगा। उसने वो लिख कर दिया और वो पैसा अभी तक मतलब देने का उसका सिलसिला। तो ऐसे केसेस हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। हम धाराओं का जब नाजायज इस्तेमाल करते हैं, हम कोर्ट में जब एक दूसरे को खींचते हैं, हम एक दूसरे पर मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं बचकाना सा, खींचना, चीखना, थूकना, गालियाँ देना, और बाहर निकलने पर मारपीट की नौबत, गुंडों से पिटवाना, घर बुला के मारना, बेइज्जत करना, शारीरिक रूप से गलत लांछन लगाना, काफ़ी चिंता का विषय है। इस बारे में सोचना होगा सभ्य समाज को कि किस तरह से इस समस्या से सुलझा जाए। कानूनों का भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसमें कई बार लेन देन भी होता है, इतना आपने दिला दिया तो इतनी पत्ती मिल जाएगी। स्वार्थी लोग भी चूकते नहीं हैं पैसे के लेन देन से। और चाहे इसमें किसी पर भी आप आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जो पता सामने आती है ऐसी घटनाएं, आप उनकी चर्चा करिए या मत करिए। महिला संगठन बीच में आया, वो अपना खर्चे के बहाने ले लेंगे, वकील आएगा,
वो अपनी फ़ीस के बहाने ले लेगा, पुलिस वाला आएगा, उनको भी ऑफ़र कर दिया जाएगा। कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं है, क्योंकि समाज का हिस्सा है ना सब। जैसा हम बीज बो रहे हैं वैसा हम पनप रही है खेती। तो हमारी जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार होता था, एक दूसरे का सम्मान होता था, वो टूट रहा है। एकल परिवार बन गए और एकल परिवार तो बुरी तरह ध्वस्त हो रहे। मतलब शादी का शुरुआत हुई नहीं कि एक दूसरे के बीच में झूठम बाजार, गाली गलोच। लड़के के हाथ में दारू है तो लड़की के हाथ में पहले है, छाती पर पैर रखकर। एक महिला की बात बताऊं, गाड़ी में उसका पति कहता है वो कहती है कि ये छोड़ते नहीं है दारू। तो फिर मैंने कहा तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं भी इनके हाथ से लेके गटक जाती हूँ। गटक गया, गाड़ी में जाती है। जब बहुत परेशान हो जाता है, पति का दोस्त है, उसको बेइज्जत करना, ऑफिस में बेइज्जत करना, तो वो अपनी माँ से बोलता है, प्लीज़ माँ मुझे तलाक दिला दो। अलग रह रहा है अपनी माँ से, मैं मर जाऊँगा, मुझे तलाक दिला दो। अब माँ कैसे तलाक दिला दे भाई? माँ बोलेगी तो वो जेल में जानी है, सीधी सी बात है। बहन बोलेगी तो कानून की गिरफ्त में पत्नी ले लेनी है उसने। उन्होंने तो आपको मुक्त कर रखा है। लेकिन शादी के बाद ये तलाक की नौबत क्यों आती है? जब वो कलेश रोज़ बढ़ रहा है कि आपके पास काम नहीं है, क्योंकि आपकी हरकतों से उसका काम छूट गया, नौकरी छूट गई, घर पे काम चलाया 4 लोगों को, आपने बैठे हुए हैं तो रात के काम के बीच में आप कूदती हैं, धमक जाती है, यहाँ किससे बात हो रही है, यहाँ कोई गलत बात हो रही होगी, या अंदर कोई क्यों नहीं आ सकता। एक ऑफिस का माहौल वो नहीं बना सकते। और वो जब वहाँ से जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने काम से बाहर उठ के ऐसे माहौल में नहीं रहेंगे, जाना चाहेंगे, और वो चल देती है, वो भी पीछे चलती है दारू पी करके, और उसकी छाती पर पैर रख देती है अपने आदमी के। और वो कहता है मुझे तलाक दिला दीजिए माँ से। माँ कहती है आपस में अपने आप करो समझौता, तुम अलग रहते हो, बच्चे नहीं हो, तुम्हारी 30-35 उम्र हो गई है, संभल जाओ, कब तक चलेगा एक दूसरे पर, एक दूसरे के साथ बदतमीजी। ये ऐसा करती है, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। बाहर जाके नौकरी करने लगता है, भटकने लगता है, लेकिन उसकी हरकतें कम नहीं होती। वो कहती है मैं कोर्ट में चली जाऊंगी, मैं पुलिस में चली जाऊंगी। लेकिन उसके साथ जब कुछ विडंबना होती है कि वो तो पुलिस में जाती नहीं, और वो उसका पेट भरता रहता है, उसके बच्चे का भरता रहता है, खुद बाहर जाके काम करने लगता है, और कहीं फंस जाता है किसी चंगुल में, कोई उसे बंधक बना लेता है। आजकल प्रलोभन में बहुत ले लेते हैं, तो वो उसके लिए पूरा चिंतित है। वो उसके लिए पैसे भेजता है, जितना भी उससे होता है उधार पानी लेके, बंधक होते हुए भी। मतलब वो इंतजाम वहाँ पर उनसे याचना करता है, भीख याचना करता है। लेकिन वो औरत जिसका पति 1 महीने से बंधक हो, वो ये नहीं सोचती, वो उससे बस कहती है, ना वो उसकी माँ को बताती है, ना उसकी बहन को बताती है। अपनी माँ से बताया, जिम पर जाती है, खाना खाती है, पानी पीती है, आराम से जी रही है। और फिर वो कानून की धमकी दे, तो क्या ऐसे रिश्तों को आप रिश्ते कह सकते हैं? ठीक है, एक पक्ष को हमने गुलाम बना लिया, शादी करके खरीद लिया, तो वो आपको जन्म भर कमा कर खिलाता रहे, आपका गुलाम बन जाए, यानी कानूनी गुलाम एक तरह से। आप जब तब आपकी मायके का वहाँ पर दखल हो, और फिर आप कहें मकान भी लेकर दे दे। कहाँ से लेकर देगा कोई मकान? तू मकान नहीं लेकर दे सकता, मैं तलाक ले लूँगी। तू मकान खर्चे पूरे नहीं कर सकता तो मैं तलाक ले लूँगी। तू कुछ खर्चे नहीं कर सकता तो तू लड़कियों से आशिकी करता होगा, तू अच्छा आदमी नहीं है, तू इसलिए दारू पीता है। वो बीमार है, उसको कोई मतलब नहीं, बच्चा बीमार है, कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे रिश्ते होंगे तो क्या आप औरत के दर्जे में स्नेहमयी, जिसको हम कन्या के रूप में पूछते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं, तो आप उनसे अपनी कल्पना नहीं कर सकती, आप उनसे अपनी तुलना कर ही नहीं सकती, क्योंकि देवी तो बहुत स्ट्रांग रही हैं हमारी देवियों ने तो दुर्गा के रूप रख के पूरे समाज को संभाला है, राक्षसों को संभाला है, डायमंड्स को। आप अपने पति का पार्टनर नहीं बन सकते अच्छी, फिर तलाक में आप कानूनों का सहारा लेते हैं। 1 या 2 उदाहरण नहीं, हजारों की संख्या में अब पुलिस के मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस थाने बन रहे हैं, पिंक थाने बन गए हैं, हर फैसिलिटी बन गई है महिला के लिए। लेकिन
घर तो आप ही को संभालना होगा। कौन सा संगठन आपके घर को संभाल देगा? आर्थिक रूप से अगर आपका पति कमजोर है, क्या वो अकेला जिम्मेदार है इस समाज में कि उसकी नौकरी नहीं लग रही? क्या वो अकेला जिम्मेदार है कि वो नौकरी के लिए भटक रहा है और आप कहती हैं लड़कियों में भटक रहा होगा? आप भी उसके पार्टनर हैं, आप भी तो कमा सकती हैं, और आप कमा रही हैं तो आप उनको देना नहीं चाहती। अगर कमाते हैं गलती से तो आप रोब गांठने लगते हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होता है ना। तुझे अगर मान लीजिए एक ऐसा उदाहरण भी था हमारे सामने कि तुझसे तो कुछ नहीं होता कमाई धमाई, मैं 2 लाख रुपया कमाती हूँ, तू 10,000 रुपये कमाता है, पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड, नौकरी एक लगती है छूट जाती है। आज की डेट में नौकरियाँ इतना आसान है क्या? नौकरियाँ बढ़ती दिखती हैं, लेकिन मिलती किसको है, कितनी मिलती हैं, ये तो समाज जानता है, ये तो भुक्तभोगी जानता है उसको वो रोटी का जुगाड़ कैसे कर रहा है, कैसे वो पल पल किस लम्हों से गुजरता है। और घर में जाके अगर उसको इतना सुकून भी ना मिले और धमकियों पे धमकियाँ, मैं वकील की बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब तुम सब कुछ हो तो फिर पति से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? कानून तो ये भी पूछेगा, क्योंकि आप तो बराबर हैं, आर्थिक रूप से आप स्वावलंबी हैं, तो आपको आपसे ही क्यों मुआवजा चाहिए? एक फिल्म अभिनेत्री ने, जो एक्ट्रेस थी धारावाहिक की, बेचारी ने, उसके साथ टॉर्चर हुआ, एक शादी के बाद दूसरी भी कर ली, पहले ने उससे पूरा फ्लैट लेकर उसे छोड़ा, जबकि उसी ने उसके साथ प्रताड़ना और तमाम केसेस खुलेआम अखबारों में आए थे उसके, और दूसरे ने भी वही हरकत की। तो इसलिए दूसरे की तो गारंटी नहीं कर सकती आप कि अच्छा मिलेगा। हमें तो अपनी चीज़ को संभाल कर रखना है। अगर किसी की माँ थप्पड़ मार देती है, पिता थप्पड़ मार देता है, तो आप थप्पड़ के खाने के बाद, डंडा लगने के बाद बदल देते हो क्या बाप और माँ को? नहीं बदलते ना, फिर उन्हीं के गले लगते हो। मैं तो बस आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या आप बदल देते हो? क्या आप बहन बदल देते हो? माँ बदल देते हो? जीजा बदलने की कोशिश करते हो जो मारता पीटता है? और नहीं तो फिर आपको भी संभलना होगा। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, कानून सबके लिए बराबर है। धाराओं के पन्ने पलटने का मौका, वकीलों के लिए खर्चे का मौका, उनका तो प्रोफेशन है, वो तो लेंगे, वो तो फ्री में आपकी मदद क्यों करेंगे आप बताइए? क्योंकि उनका तो व्यवसाय है। लेकिन जब आप कहते हैं वकीलों ने इतना लूट लिया, पुलिस वालों ने इतना ले लिया, उसने इतना ले लिया, तो मौका तो आप ही दे रहे हैं, क्योंकि आपने घर के एक कैंडिडेट की इज्जत नहीं की, आप अपने परिवार को नहीं संभाल सके। परिवार को संभालना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, ये सामूहिक दायित्व है। आप जिस घर में गई हैं उनको समझना, उनके हिसाब से चलना। अगर हम उदाहरण देते हैं, आप पत्नी नहीं हैं, आप नौकरी करने जाती हैं, आपने कर रखा है डिप्लोमा पत्रकारिता का, ठीक है, आप किसी जगह जाती हैं फैक्ट्री में नौकरी करने, तो आपके तो अनुकूल नहीं मिलेगी वो। और जब आपने उसे चूज़ किया है फैक्ट्री को, क्योंकि आपकी इतनी काबिलियत नहीं है कि अभी अच्छी नौकरी आपको पत्रकारिता में मिलती, आप अभी स्ट्रगलर हैं, आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपने फैक्ट्री चूज़ कर ली या ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ कर लिया या टीचिंग कर लिया, तो आपको तो ढलना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा ढलना पड़ेगा उसमें, तब तक जब तक आप सक्षम नहीं हैं, या तो आपको भी सक्षम बनना होगा। गाड़ी के चारों पहियों का महत्व होता है पूरे, एक भी खराब हो जाए तो उसको घसीटना, और हमेशा घसीटते रहना ज़िंदगी नरक हो जाती है। ज़िंदगी को नरक से बचाने के लिए आपको सोचना होगा। तलाक की 1 या 2 घटनाएं नहीं हैं ऐसी जहां महिलाओं ने बहुत बुरे आरोप लगाने से पीछे हटी हों, और जब उनका रूप, क्योंकि उस समय उनको किसी से आपको इश्क हो गया और पति अच्छा नहीं लग रहा है आपको, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, मोहल्ले में, पड़ोस में,
भड़का दिया किसी ने, आपने तलाक ले लो, गैर संबंध बन गए, किसी ने तलाक ले लो। आपके महिला के नाम अगर गलती से फ्लैट है या पैसा है, नौकरी है, तो आपको अपने चक्कर में झांसे में ले लिया, तलाक ले लो। आपने तलाक ले भी लिया, फिर आपने उस पर मुकदमा भी ठोक दिया, है ना, और फिर आरोप भी उल्टे सीधे लगा रहे हैं। और फिर दूसरा आदमी पतली गली से निकल लेगा आपके पैसे लेकर के, निकल लेगा नहीं, निकलते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं। आपके बच्चों पर निगाह रख लेते हैं, बच्चा ना इधर का ना उधर का, किसको उसका संरक्षण मिला, ये भी समस्या आती है। क्यों, कौन ज़्यादा सक्षम है, कौन बच्चों का लालन पोषण, तो बच्चों का आप नहीं सोचते। जिस समय आप तलाक लेते हैं, आपको कितने सारे एंगल सोच लेने चाहिए। आपका नन्हा सा बच्चा हो गया या होने ही वाला है, 6 महीने हो गए आपकी शादी को, मान लीजिए आप तलाक लेने लगी, तो वो पिता की अनुपस्थिति में पैदा होगा। तो आपने जिस झटके और तेवर से तलाक के लिए अर्जी दी है, तो कल हमारा क्या होगा ये तो कोई और नहीं सोचेगा। सोचना उसको ही है जिसको अपने दलदल में पैर टिकाने हैं। तो इसको दलदल बनाना है घर को, या सुंदर स्वर्ग बनाना है। दलदल बनाना है तो 10 जगह बोलिए, 1 2 3 4, महिला संगठन को, पुलिस को, जाने वाले को, आने वाले को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 10 की 10 उंगली उठा दीजिए आप। लेकिन ये 10 की 10 उंगली आप तो उठा रही हैं, लेकिन आपकी 10 दिशाओं को आपके प्रतिकूल कर रही हैं। आप पे जाने अनजाने कितने लोग निगाह रख लेते हैं, घटनाएं किसी से छुपी नहीं हैं। आप यंग हैं, जवान हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, तंग हो गए हैं, वकील की निगाह भी आपकी तरफ, पुलिस वाले की निगाह भी आपकी तरफ, महिला संगठन की भी निगाह आपकी तरफ, पड़ोसी की भी निगाह आपकी तरफ। हर एक के अलग अलग स्वार्थ, किसी का शारीरिक, किसी का भौतिक, किसी का टॉर्चर करना, किसी को मानसिक रूप से आपको व्यंग कसना, किसी को मोहल्ले से आपको भगाने का लुफ्त लेना, मज़े लेना। तो ये सब मौका देने से पहले आपको सोचना होगा कि आपका नन्हा परिवार, आपका नन्हा बच्चा कहाँ पलेगा, आपकी माँ का क्या होगा, जिसने आपको इतना बड़ा पाल पोस करके किया है बड़ा, उस भाई का क्या होगा जिसके सामने आए दिन पिटने छिटने की नौबत आएगी, बिना मतलब पिटते हैं हम। पति का भाई तो पिटेगा, वो भी पिटते हैं बदले में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष हावी होगा, पक्ष तो दोनों ही एक दूसरे पर चलते रहते हैं लहरों की तरह से। कभी वो उसको पछाड़ता है, कभी उसको, कोई इसमें नहीं जीतता, दोनों की हार है। दोनों का मरने से भी ज़्यादा खराब हालत हमने होती देखी है। ऐसे केसेस तो हम ऐसे अगर एक एक करके हम चर्चा करें तो सच में इतिहास के पन्ने भर जाएंगे, लेकिन चर्चा नहीं खत्म होगी। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, आप किसी थाने में जाके बैठ जाइए, आपको दे देंगे वो रोज़ की एक खबर, स्टोरी, धारावाहिक बन जाएगा। आप महिला आयोग के सामने जाके बैठ जाइए, हर एंगल से अलग अलग मिलेगा, अलग अलग कहानी मिलेगी। किसी का कहेंगे इसका लड़की से चक्कर है, किसी का भाभी से चक्कर है, किसी का कह देंगे तो ये तो माँ के साथ सोता है। ऐसे भी वर्ड, मतलब सोचिए। तो जब हम अपनी मान मर्यादाएं तोड़ते हैं शब्दों की और रहन सहन की, तो हम अपना सुखी संसार को ध्वस्त कर लेते हैं। तो अगर हमें समझौते की बात करनी है ज़िंदगी में, तो समझौते का मतलब है वो समझौता नहीं कि हमने तो दुनिया में समझौता कर लिया है, मतलब आपको लेट डाउन करना नहीं। ये वो समझौता है कि जैसे आंधी और तूफान आता है और उस समय आप काम पर जा रहे होते हैं, तो पल भर के लिए 5-10 मिनट में तूफान चला जाता है, आप घर में बैठ जाते हैं। घर नहीं होता, दुकान में खड़े हो जाते हैं। दुकान नहीं मिलता, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पेड़ के नीचे नहीं मिलता, कहीं खंबे के सहारे खड़े हो जाते हैं। मतलब आप एक रुक जाते हैं कुछ पल के लिए, और आप अपने को एकाग्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह तूफान चला जाएगा। एक गुस्से का तूफान, परिस्थितियों का तूफान, आर्थिक संकटों का तूफान, घर में आपसी कलेश का तूफान, क्योंकि कोई भी तूफान ज़्यादा देर तक नहीं टिकता अगर हमने उसका इंतज़ार किया, थोड़ा धैर्य रखा, क्योंकि स्त्री धैर्य स्वरूपा होती है।
धैर्य हमारी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बना देता है। जो स्त्री के गुण हैं अच्छे अच्छे, धैर्य, चेहरे पर मुस्कान, आपका व्यवहार, किसी पर कटाक्ष ना करना, आपकी कार्य क्षमता, कार्यशैली, आपकी पढ़ाई लिखाई उसमें और ज़्यादा चार चांद लगा देती है। और एक माँ के अंदर ये सब गुण होते हैं। वो 8 बच्चों को पाल सकती है एक साथ, लेकिन एक बच्चा 2 माँ बाप को नहीं पाल सकता। ये पालेगा, इतने दिन इसमें रहेगा, इसके साथ, इस भाई के साथ, इस भाई के साथ, उनकी रोटी के टुकड़े निगलना मुश्किल हो जाता है। उनका चश्मा टूट जाए, उनके कपड़े फट जाएं, तो उनकी आवाज़ थर थर आती है। उन बच्चों के सामने जिनकी उंगलियां पकड़ पकड़ कर वो बड़ा करते हैं, और वो कहते हैं कि हम जिंदगी भर तुम्हारे भूते थोड़े ही चलेंगे, हम बड़े हो गए हैं, हम जिंदगी भर तुम्हारी उंगली थोड़ा ही पकड़ेंगे, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ही चलेंगे। 8 बच्चे अगर किसी के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, 4 नहीं पाल सकते, 3 नहीं पाल सकते, और आप उम्मीद करते हैं समाज से, कानून से, सरकारों से, राजनीतिक पार्टियों से कि वो आपके लिए करें, तो आप कुछ तो रिटर्न करिए। अगर आप आम खा रहे हैं लगे लगाए, तो कल ये पेड़ तो आपने नहीं लगाया था, 4 पैसे आपने लगा भी दिए, मान लीजिए अपनी सुविधा के लिए, वो भी किसी पर एहसान नहीं किया, तो आप उनका कैसे, आप बताइए। ये जो परोपकार से दुनिया चलती है, नहीं, ये गिव एंड टेक से चलती है, पैरेलल। प्रकृति में आज एक ने पौधा लगाया है, कल तुम उसका फल खा रहे हो, कल तुम लगाओगे तब उसका कोई तुम्हारी आने वाली जनरेशन खाएगी, और फिर आने जाने। तो अपने कर्म सुधार लीजिए, अपने ग्रहों को सुधार लीजिए। नहीं सुधारेंगे तो किसका नुकसान है? हमारा, किसी और का तो होना नहीं है, आपके बच्चों का, आपके परिवार का। मार कूट एक तलाक के लिए आया करती थी महिला आयोग में, हरियाणा की साइड से, मतलब 25-30 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। तो उसने बताया था कि उसका 11 बार बलात्कार हुआ। दबंग लोग थे जिसके खिलाफ शिकायत की थी। तो बार तो यही होता है, 11 बार हो जाए या 1100 बार हो जाए, क्योंकि वो घटना अपने आप में बहुत गंभीर थी। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, आज भी हैं, कि आप अगर आपने घर की मर्यादाओं को तोड़ा, मान मर्यादाओं को तोड़ा, क्यों माँ बाप सिखाते हैं बच्चे टाइम से घर पर आ जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप काम पे नहीं जाओ, आप काम पे जाते हो, सुरक्षित रहते हो, लेकिन जब हम अननेसेसरी कोई रूटीन बना लेते हैं तो उस रूटीन का लोग फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए आपने इश्क में अपने पति को छोड़ रही हैं, तलाक दे रही हैं, है ना, आपको वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका पहले से चक्कर चल रहा था। ये घटना आनंद विहार से, मैं जब बस से गुजरा करती थी, दिल्ली जाया करती थी, तो एक लड़की क्या करती थी, बैठती थी और फिर उस पर आनंद विहार से अगले 2 स्टॉप बाद वो लड़का चढ़ा करता था, और फिर वो उसके साथ बैठ जाता था या वो उसके साथ बैठती थी। वो जब नहीं आया, एक दिन वो बहुत बेचैन थी, 2 दिन नहीं आया, बेचैन थी, मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, उसने पूरी स्टोरी बताई थी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब आप ईमानदारी से किसी से पूछते हैं कि समस्या का हल क्या है, कई दिनों से हम देख रहे थे, पूरा बस उसको देखने लगती थी क्या चल रहा है, कभी वो रोती थी, कभी वो परेशान होता था। तो उसने बताया था कि मेरी शादी हो गई, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब मैं इससे मिलती हूँ, ये मुझसे बिना मिले नहीं रहता। तो हमने बस वही बात कही थी कि आपकी शादी हो गई, आपको वो अच्छा लग रहा है? कह रहे हाँ वो अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, सब कुछ है, सास है, नंद है, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो हमने कहा कि अब आपको एक तरफ अपना कदम रखना होगा, किसी भी एक तरफ, या तो आप शादी से पहले ही बता देती, 2 परिवार नहीं नष्ट होते। तो कम से कम अब आप ये आज यह चल रहा है, कल 10 लोग देख रहे हैं, पता नहीं किसी की गलत तुम पर निगाह आ जाए, असामाजिक तत्वों की आ सकती है। मैंने उसे समझाया था, एक मतलब पत्रकार होने के या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगा कि मैं बड़ी हूँ, मुझे समझाना चाहिए कि आप
कोई एक डिसीज़न लो, ताकि जब उन पर ये वज्रपात ना हो कि वो उधर से गुजर रहे हों और तुम उस पर बाइक पर बैठकर घूम रही हो और फिर मार कुटाई हो, एक उनमें से कोई मर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी कई बार तलाक के मुद्दे तक पहुंचती हैं। वहाँ तलाक लड़की लेगी या लड़का लेगा, कोई तो लेगा, और फिर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। तो लांछन लगाने की कोई सीमा नहीं है। हमें चिंतन करना होगा, अपने परिवारों में चिंतन करना होगा, ख़ास तौर से जो पेरेंट्स हैं, लड़की के पिता माता और लड़के के, कि वो आपस में जितना बैठ कर के समझेंगे। जैसे ही कोई तीसरा आएगा, माचिस की तिल्ली बीच में, जैसे घास में माचिस लगती है ना, ठीक वही होगा। धुआं उठेगा, लोग मज़ा लेंगे। ऐसा तो मत करिए, क्योंकि आपका परिवार है, सुंदर परिवार है, ज़िंदगी की शुरुआत हुई है या हो चुकी है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं या आप कितने भी उम्र के हो चुके हैं, परिवार तो आप ही का है, आपको संभालना पड़ेगा। कोई भी महिला संगठन, कोई भी संगठन, कोई भी कानून एक हद तक आपकी जब मदद करते हैं, जब क्रूअलिटी की नौबत होती है या कुछ इस तरीके की जो अधिनियम 555 में विस्तार से दिए गए हैं। शारीरिक असक्षमता से लेकर के अप्राकृतिक तक, और आर्थिक स्थिति से लेकर प्रताड़ना तक, जिसमें जो आपके बेसिक अधिकार होते हैं उसमें सभी शामिल हैं। कानून के दायरे में आपकी मदद होती है, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो कानून अपने हाथ में सब कुछ रखता है। इसीलिए कानून का इस्तेमाल सही करिए, क्योंकि कानून में बहुत फ्लैक्सिबिलिटी है। आए दिन कानून भी बदल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता रहा है कि आरोप लगाए कि इसका इससे संबंध है, और तलाक, और फिर मुकदमे, और हर्जाना लेना, गुजारा भत्ता लेना, मतलब लंबा सिलसिला। तो यह सब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, और मनुष्य के रूप में एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। प्यार का रिश्ता है, सुंदर रिश्ता है, संभालने का रिश्ता है, ख़ास तौर से अपने माँ बाप को सिद्ध करने का रिश्ता है कि आप अच्छी बेटी हैं, आप अच्छी बहू हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे सास ससुर हैं। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तमाशा मत देखिए, बच्चों को भी साग में मत झोंकिए कि बेटी को कह दें कि कानून आपकी हेल्प करेगा, तलाक के लिए भर दीजिए, आरोप लगाइए। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक या दो या तीन की बात ऑप्शन की नहीं है, क्योंकि वहाँ आगे और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे तमाम केसेस हैं कि 3-3 शादी करने के बाद और भी प्रताड़ना मिली, तो उन्होंने कहा तुमने ऐसा ही किया होगा, वहाँ भी ऐसे ही करती होगी, चाहे तुम अपने को सुधार लो, लेकिन फिर तुम सुधार चाह कर भी नहीं सुधार कर पाते। अगर आपने एक घर को अपने आग लगा दी, किसी ना किसी तरह फीलिंग को तोड़ दिया एक दूसरे की, तो फिर इन चीज़ों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। तो हम अच्छे बच्चे बने, अच्छे नागरिक बने, सबसे बड़ी बात यह है, अच्छे इंसान बने। और जैसी उम्मीद हम समाज में और लोगों से करते हैं, हम कहते हैं इसकी बहू बहुत अच्छी है, जब वो चाय बना के लाती है, खाना बनाती है, आप बड़ी तारीफ़ करते हो, और जब आपकी बेटी का नंबर आता है तो आप लड़ने पहुंच जाते हो, आप गाली गुफ्तार से बात करते हो। तो ये जब दोहरे मापदंड समाज में होते हैं, तभी हमारे सामने समस्याएं आती हैं। जो उम्मीद हम दूसरे से कर रहे हैं वो हमें खुद भी पूरी करनी होती हैं। अपने आप को संपूर्ण नागरिक बना सकते हैं हम अपनी कर्मठता, अपना व्यवहार, अपने धैर्य और अपनी कार्यक्षमता, अपनी गुणवत्ता और अपने सही निर्णय से। क्योंकि हमारा ये भी कहना नहीं है कि आपके साथ प्रताड़ना हो रही है तो आप अपना कदम ना उठाएं। आपके साथ प्रताड़ना हो रही है तो आप घर परिवार के साथ कानून का भी सहारा लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन तब जब आपके हाथ से बिल्कुल कुछ चीज़ निकल चुकी हो तो वो पतंग की डोर आप अपने हाथ में रखिए, ताकि वो बहुत लंबे तक उड़ सके जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। आपका सुखी संसार रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगी कि आप अपने अनुभव साझा करें कि आपने क्या यह दर्द झेला है अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए। क्या आप पर भी लांछन लगे हैं? और जिसने लगाए हैं उनसे भी चाहूँगी
कि वो भी अपने अनुभव साझा करें कि किन परिस्थितियों में वह किसका खिलौना बनी, कानून का कहाँ मिसयूज़ हुआ या उनको कानून का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके अनुभव और हमारा जो चिंतन है समाज के लिए वो मिलकर एक दूर तक अच्छे और सुंदर राष्ट्र और वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण कर सके। इसी के साथ मैं अगली पोस्ट तक के लिए विराम लेते हुए प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।